साल 2020 जो सदियों तक कोरोना के कहर के लिए याद किया जाएगा, तो वहीं मरुधरा की सियासी महाभारत के लिए भी जाना जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आसिफ खान। मरुधरा के लिए साल 2020 किसी सियासी भूचाल से कम नहीं रहा। सियासी बयानबाजी चरम पर रही तो पूर्व सीएम राजे राजनीति से करीब करीब दूर रही। वहीं गहलोत सरकार के सामने भी सत्ता संकट खड़ा हुआ। सीधे शब्दों में कहें तो 2020 में साल भर मरुधरा का सियासी पारा हाई रहा। – 2020 में मरुधरा की सियासत में सबसे बड़ी तल्खी देखने को मिली सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच। टकराव चरम पर दिखा, जिसके चलते प्रदेश में सियासी संकट खड़ा हो गया और गहलोत सरकार को 1 महीने तक सियासी घमासान का सामना करना पड़ा। – 2020 में सबसे बड़ा सियासी टकराव। – 2020 में गहलोत पायलट में तकरार। 7 साल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रखना बड़ी बात। 1 महीने तक मचा सियासी घमासान। मरुधरा से गुड़गांव तक गरमाई सियासत। हर शाह को मात देकर जीते जादूगर। साल 2020 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए राजनीतिक तौर से काफी मुश्किलों भरा रहा। हालांकि इन राजनीतिक मुश्किलों और चुनौतियों का मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत ने बेहतर तरीके से मुकाबला किया और खुद को राजनीति में 21वीं साबित किया। – 2020 में मरुधरा की सियासत में सबसे बड़ा भूचाल आया। कांग्रेस सरकार के दूसरे साल में ही सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच खुलकर टकराव देखा गया। कहना गलत ना होगा कि 2020 सफर सीएम गहलोत के लिए उतार चढ़ाव वाला रहा। सरकार के दूसरे साल में दस्तक देते ही सीएम गहलोत के खिलाफ सियासी साजिशें शुरू हो गई। सीएम के खिलाफ कभी अपनों ने मोर्चा खोला तो कभी विपक्षी विरोधियों ने सियासी विसाद बिछाकर शाहमात के लिए शातिर चालें चली। धन बल से गहलोत सरकार को गिराने की कोशिश की, लेकिन सियासत के जादूगर से कौन जीत पाता। गहलोत ने सबकी गफलत दूर कर दी। साजिश करने वाले अपनों को असली आईना दिखाया तो विपक्ष की हर शाह को मात देकर साजिशों की बिसात पर हर बाल विजय बने। वो तारीख थी 13 जुलाई 2020, जब सचिन पायलट पार्टी से नाराज हुए। 19 विधायक हरियाणा के मानेसर के एक रिजॉर्ट में ठहरे। पायलट खेमे ने 30 विधायकों के समर्थन का दावा किया। सीएम के घर पर प्रदेश कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में 107 विधायकों ने गहलोत के समर्थन देने के लिए हिस्सा लिया। सभी विधायकों को जयपुर के होटल फेयरमाउंट में रखा गया। सचिन पायलट को मनाने की कोशिश नाकाम रही। आखिरकार सियासी संकट के बीच सीएम गहलोत ने चुप्पी तोड़ी। गहलोत ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। सीएम ने आरोप लगाया कि पायलट खुद राजस्थान सरकार को गिराने की डील कर रहे थे। उनके विधायकों को पैसे का लालच दिया गया। सरकार बचाने के लिए नौबत तो यहां तक आ पहुंची कि गहलोत राजस्थान में राजभवन में धरना देने के लिए भी पहुंच गए। सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट कैंप पर न सिर्फ गंभीर आरोप लगाए, बल्कि यहां तक कह दिया कि जो विधायक कांग्रेस के साथ नहीं हैं, वो बीजेपी से पैसे ले चुके हैं। गहलोत ने इसके पक्ष में उनके पास सबूत होने का दावा भी किया। अकेले नहीं, बल्कि गहलोत अपने गुट के सभी विधायकों की पूरी फौज के साथ राजभवन में धरना देने पहुंचे। राजनीतिक हलकों में तो यहां तक कहा जाने लगा कि पायलट बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और उनके समर्थक विधायक की सदस्यता से इस्तीफा देकर मध्य प्रदेश और कर्नाटक की तर्ज पर सरकार गिरा देंगे। लेकिन बात जब ज्यादा बिगड़ गई तो सचिन पायलट समेत 2 मंत्रियों के खिलाफ अनुशंसात्मक कार्रवाई की गई। सचिन पायलट को डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ पद से हटा दिया गया। मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी पद से हटा दिया गया।
मामला हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। दिल्ली में सचिन पायलट को मनाने की कोशिश जारी रही। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने संकट की कमान संभाली। पायलट की शिकायतों को दूर करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। प्रदेश प्रभारी पद से अविनाश पांडे को हटाया गया। काफी मान मनोबल और दिल्ली दबाव के बाद पायलट की नाराजगी दूर कर पार्टी में वापस लैंडिंग करानी पड़ी। पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ लौट आए और करीब 1 महीने तक चले सियासी संकट की हैप्पी एंडिंग हो गई। गहलोत ने भी बड़प्पन दिखाया और सब कुछ भुलाकर पायलट का पार्टी में स्वागत किया। जितनी बार सीएम गहलोत सरकार को कमजोर करने की कोशिश की गई, उतनी बार सीएम ने प्रदेश से लेकर दिल्ली तक अपनी मजबूती का सबूत दिया। हर साजिश को मात देकर और ज्यादा मजबूती से उभरे और सबको एहसास कराया कि सूबे की सियासत में हमसे बड़ा सिकंदर कोई नहीं। 2020 में सीएम अशोक गहलोत की सरकार पर कई संकट आए, लेकिन अशोक गहलोत ने राजनीतिक अनुभव के आधार पर इन सियासी संकटों से पार पा लिया, सरकार को बचा लिया और अपने कार्यकाल के तौर पर सरकार के 2 साल भी पूरे कर लिए। साल 2020 बीजेपी से दूर हुए घनश्याम तिवारी के लिए घर वापसी वाला साल रहा। गिले शिकवे दूर कर तिवारी ने एक बार फिर बीजेपी का दामन थाम लिया। भूल मनभेद आपसी, तिवारी की घर वापसी। बीजेपी से बगावत कर अलग राह अपनाई थी। बने थे भारत वाहिनी के वीर, फिर हाथ से जोड़ा नाता। 21 महीने में कांग्रेस से हुआ मोहभंग, घर लौटे घनश्याम। जो घनश्याम तिवारी 2018 में बीजेपी से रूठ कर चले गए थे, साल 2020 में तिवारी की बीजेपी में फिर से वापसी हो गई। साल के अंत में बीजेपी के पूर्व मंत्री घनश्याम तिवारी ने अपनी मूल पार्टी का दामन थाम लिया। तिवारी ने वसुंधरा राजे के दूसरे कार्यकाल में पूरे 5 साल अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले रखा। राजे से नाराजगी का आलम ऐसा रहा कि तिवारी ने अपनी अलग पार्टी भारत वाहिनी तक बना ली। बीजेपी की धुर विरोधी कांग्रेस के साथ मंच तक साझा किया। कुछ परिस्थितियां बनी जिनके कारण से मुझे भारत वाहिनी पार्टी बनानी पड़ी और चुनाव के बाद में मैं कांग्रेस में गया नहीं, कांग्रेस के मंच पर गया, सिर्फ कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य नहीं बना। कांग्रेस के किसी भी ऐसे कार्यक्रम में जो सीए के खिलाफ था, जो धारा 370 के खिलाफ था, किसी भी कार्यक्रम में मैंने भाग नहीं लिया और मैं घर पर रहा। लेकिन 2020 में तिवारी का मन बदला और एक बार फिर कमल को मजबूत करने के लिए बीजेपी के हो गए। 12 दिसंबर 2020 को प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने तिवारी को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर पार्टी में फिर से शामिल किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बने तो उसके बाद से ही लगने लगा था कि घनश्याम तिवारी की घर वापसी होगी और घनश्याम तिवारी की घर वापसी भी हुई। ऐसे में अब राजनीतिक पंडितों का मानना है कि घनश्याम तिवारी की घर वापसी होने के बाद सतीश पूनिया को मजबूती मिलेगी। बीजेपी में वापसी के साथ ही तिवारी के पुराने तेवर दिखे। 2020 में सालों की नाराजगी को पूरी तरह से भूल गए। ये भी साफ कर दिया कि कांग्रेस के साथ मंच जरूर साझा किया, लेकिन कभी कांग्रेस के हुए ही नहीं। मन से हमेशा बीजेपी के ही रहे। मेरी विचारधारा पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के एक एक रग रग में मेरे समाई हुई है। इसलिए मैं न तो भारतीय जनता पार्टी के बाहर था, न अंदर हूं। मैं पहले भी भारतीय जनता पार्टी में था, बीच में 2 साल भी मन से भारतीय जनता पार्टी में था और अब मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। इसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। क्यों जरूरी रही घनश्याम तिवारी की घर वापसी? राजस्थान की राजनीति में तिवारी बड़ा नाम। 1980 में पहली बार सीकर से विधायक बने। पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। 6 बार विधानसभा का चुनाव जीता।
1993 से 1998 तक चौमू से विधायक रहे। भैरव सिंह शेखावत सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे। 2003 से 2007 तक राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री रहे। एक और जहां 2020 में तिवारी घर वापसी के साथ ही अपने पुराने फॉर्मेट में लौट आए, तो वहीं तिवारी के आने से बीजेपी को भी सियासी बल मिला है। साल 2020 सियासी बयानवीरों के नाम रहा। जो साथ साथ चले उनके बीच भी जमकर बयानबाजी हुई। कृषि कानून को लेकर आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने एनडीए छोड़ने की धमकी तक दे डाली, तो बीजेपी ने भी बेनीवाल को गठबंधन धर्म निभाने की हिदायत दी। हमारी बात सुनी नहीं जा रही है तो हम एनडीए में रह के क्या करेंगे, इसलिए एनडीए को बाय बाय और विदाई दे दी हमने। साल 2020 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल अपने बगावती तेवर के चलते लगातार सुर्खियों में रहे। हनुमान बेनीवाल ने कृषि कानूनों के मसले पर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। एनडीए में शामिल होने के बावजूद बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कृषि कानूनों के खिलाफ रुख अख्तियार किया और एनडीए छोड़ने की धमकी तक दे डाली। हमारी बात सुनी नहीं जा रही है तो हम एनडीए में रह के क्या करेंगे, इसलिए एनडीए को बाय बाय और विदाई दे दी हमने। इतना ही नहीं, किसान आंदोलन के समर्थन में बेनीवाल ने संसद की 3 समितियों से भी इस्तीफा दे दिया। हम किसान के बैठे हैं और किसान अगर तकलीफ में हुआ, हमारी कौम तकलीफ के अंदर हुई, तो एमपी का पद भी छोड़ देंगे। तीनों कमेटियों ने इस्तीफा दे दिया। वहीं बेनीवाल ने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ 26 दिसंबर को दिल्ली कूच का आह्वान भी किया। कृषि कानूनों के मसले पर बेनीवाल ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर भी अपने बयानों के निशाने साधे और साफ साफ चेताया कि इन कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो 2024 में सरकार की वापसी मुश्किल हो जाएगी। वहीं प्रदेश में भी बेनीवाल अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहे। वसुंधरा राजे के धुर विरोधी बेनीवाल ने बार बार अपने बयानों और ट्वीट्स के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री पर कई प्रहार किए। इन बयानों पर प्रदेश बीजेपी की ओर से बार बार ऐतराज भी जताया गया और बेनीवाल को गठबंधन धर्म निभाने की हिदायत दी गई। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बेनीवाल को बयान में संयम रखने की हिदायत दी। साथ ही कहा कि लोकतंत्र में जनता को विचार करने के लिए मजबूर न होना पड़े, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। 2020 में बेनीवाल अपने बयानों से बाज नहीं आए। सुर्खियों में रहने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच सियासी गठजोड़ तक के आरोप लगाए। इतना ही नहीं, हनुमान बेनीवाल ने दोनों के नार्को टेस्ट तक की मांग कर डाली। एक तरफ बेनीवाल जहां प्रदेश की सियासत में अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहे, तो दूसरी तरफ गठबंधन को लेकर भी बेनीवाल के बयान चर्चाओं में रहे। बीजेपी के नेताओं को चुनौती देता हूँ, मैं मेरी सीट से इस्तीफा दे रहा हूँ। 16 जगह मैंने प्रचार किया, बीजेपी को जिताया, वो 8 सीटों में दे दे, 8 पे इस्तीफा देके वो भी लड़ ले और मैं आरएलपी से लड़ूंगा। कांग्रेस से भी गठबंधन नहीं करूंगा, तब पता लगेगा किसमें कितना दम है, कौन सी हवा चल रही थी, पता लग जाएगा। तो जनता की अदालत है, जनता तय करती है कौन ताकतवर है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव एनडीए में शामिल होकर लड़ने वाले बेनीवाल ने प्रदेश में पंचायती राज और निकाय चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने का ऐलान किया और चुनाव में स्वतंत्र रूप से अपने प्रत्याशी भी उतारे। इस दौरान बेनीवाल ने बार बार कहा कि उनका गठबंधन बीजेपी के साथ केंद्र में है, न कि राज्य में। बेनीवाल ने ये भी कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को साथ लिए बिना एनडीए का प्रदेश में मिशन 25 किसी भी सूरत में पूरा नहीं हो सकता। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगी 2020 में मरुधरा के सियासत की बात। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के लिए साल 2020 राजनीतिक लिहाज से अच्छा साल नहीं माना जा सकता। राज्य ही नहीं, केंद्र में भी दबदबा रखने वाली वसुंधरा राजे की सत्ता जाते ही कई नेताओं ने उनसे दूरी बना ली। साल 2018 के चुनावों में एक नारा चला कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। यानी लोग मोदी सरकार से तो खुश थे, लेकिन यहाँ पर वसुंधरा से नाराज थे। बीजेपी से नहीं, पार्टी पर अपना दबदबा कायम रखते हुए
साल 2018 के विधानसभा चुनावों में वसुंधरा राजे को प्रदेश की जनता ने क्या नकारा, मानो राजे 2020 में सियासत से दूर हो गई। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया और राजस्थान को लेकर किसी भी फैसले में शामिल नहीं किया गया। राजे को भी समय की राजनीति को समझने में देर नहीं लगी और राजे ने प्रदेश संगठन से दूरी बनाना शुरू कर दिया। बीजेपी ने राज्य में अपने संगठन में बदलाव किया और पार्टी की कमान सतीश पूनिया के हाथ रख दी, जिससे राजे खेमे को तगड़ा झटका लगा और संगठन अपने फैसले लेने लगा। राजे ने प्रदेश स्तर पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ होने वाले सभी कार्यक्रमों में अपनी दूरी बना ली। लोकसभा चुनाव में राजे की नाराजगी नजर क्यों पार्टी ने CR चौधरी का टिकट काटकर राजे के कट्टर विरोधी हनुमान बेनीवाल को समर्थन दिया था। हालांकि हार के बाद वसुंधरा को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया, लेकिन राजे की निगाहें हमेशा राष्ट्रीय राजनीति की बजाय प्रदेश की राजनीति पर ही रही। सूत्रों का कहना है कि वसुंधरा राजे बीजेपी के मौजूदा हालात से खुश नहीं। इतना ही नहीं, हाल ही में तो पार्टी ने राजे के धुर विरोधी घनश्याम तिवारी को भी घर वापसी कराई। जानकारों के मुताबिक बदली हुई परिस्थितियों में अब दिल्ली में राजे की पैरवी करने वाला कोई नहीं है। एक ओर जहां राजे विरोधियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण पद मिल रहे हैं, वहीं राजे को कम ही महत्व दिया जा रहा है। राजे का पायलट गहलोत एपिसोड में राजे का कोई खुलकर बयान नहीं आया। साल 2020 में राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी अपने बेबाक अंदाज से सुर्खियों में रहे। सीपी जोशी ने दल बदल कानून और कई मामलों पर अपनी राय देकर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। – 2020 में स्पीकर सीपी जोशी भी अपने सख्त तेवर और सलाह को लेकर सियासी हलकों में खूब सुर्खियों में रहे। 25-26 नवंबर को गुजरात के केवड़िया में हुए पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में स्पीकर सीपी जोशी एक अलग ही अंदाज में नजर आए। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने इस सम्मेलन में दल बदल कानून में संशोधन करने, 10वीं अनुसूची को खत्म करने, व्हिप के उल्लंघन पर सदस्यता खत्म करने, सियासी पार्टियों को चुने हुए प्रतिनिधि चलाएं, पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने, चुनाव न कराने पर पार्टी की मान्यता खत्म करने जैसी सलाह देकर सियासत को गरमा दिया। इसके साथ ही सीपी जोशी ने कोर्ट के बढ़ते दखल और गवर्नर की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए। जोशी ने कहा कि कोर्ट का दखल खत्म नहीं किया तो कब कहेंगे जनता सुप्रीम है। नीति बनाने का काम न्यायपालिका करने लग गई तो संसदीय लोकतंत्र का मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसके साथ ही विधानसभाओं को सीधे केंद्र से फंडिंग की मांग करने की भी नई बहस छेड़ दी। इस सम्मेलन में डॉक्टर सीपी जोशी ने जिस बेबाक अंदाज में सुझाव दिए, उनकी सियासी हलकों में जबरदस्त चर्चाएं रही और इसकी गूंज कई दिनों तक सुनाई दी। – 2020 में प्रदेश में शहर की सरकार और गांव गवर्नमेंट के लिए चुनाव में परंपराएं टूटी, जिसमें कभी बीजेपी ने बाजी मारी तो कभी कांग्रेस फ्रंट फुट पर आई। – 2020 का चुनावी साल, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी फ्रंट फुट पर। निगम में कांग्रेस ने मारी बाजी, निकाय में फ्रंट फुट पर कांग्रेस। – 2020 प्रदेश के लिए चुनावी साल रहा। साल की शुरुआत प्रदेश में गांव की सरकार के चुनाव से हुई, जिसमें ग्राम पंचायतों में पंच सरपंच के चुनाव 4 चरणों में संपन्न कराए गए। लेकिन कोरोना संकट की वजह से बाकी बचे ग्राम पंचायतों के चुनाव टल गए। इसके बाद सितंबर से लेकर अक्टूबर तक 3,848 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच के चुनाव 4 चरणों में कराए गए। नवंबर महीने की शुरुआत में प्रदेश के 3 बड़े शहर जयपुर, कोटा और जोधपुर के 6 नगर निगमों के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने बीजेपी को मात देते हुए 4 निगमों में सफलता हासिल की, जिसमें जयपुर हेरिटेज निगम में कांग्रेस को कामयाबी मिली। कोटा नॉर्थ साउथ निगम में भी कांग्रेस का बोर्ड बना।
तो जोधपुर नॉर्थ निगम में भी कांग्रेस ने बाजी मारी। नगर निगम चुनाव के इतिहास में पहली बार बीजेपी के बजाय कांग्रेस आगे रही। नगर निगम चुनाव में बीजेपी को झटका लगा, लेकिन इसके बाद जिला परिषद और पंचायत समिति के हुए चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को पटखनी दे दी। नतीजे चौंकाने वाले रहे। जिला परिषद के 636 सदस्यों में से बीजेपी को 353 पर जीत मिली, तो कांग्रेस को 252 पर ही जीत मिली, जबकि कुल 4371 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव परिणाम में बीजेपी के 1989 और कांग्रेस को 1852 पर ही जीत मिली। पंचायती राज चुनाव में जीत से बीजेपी जोश में रही, लेकिन 12 जिलों के 50 निकायों के चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को पटखनी दे दी। कुल 1775 वार्डों में 620 पर कांग्रेस को जीत मिली। बीजेपी को 548 वार्डों में ही जीत मिली, तो निर्दलीय भी किंग मेकर की भूमिका में उभरे। 595 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। कोरोना संकट के बीच साल 2020 प्रदेश की राजनीति में बड़े हलचल वाला साल रहा। सत्ताधारी कांग्रेस और प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी के साथ ही प्रदेश में तीसरा मोर्चा मजबूत होता नजर आया। मरुधरा की सियासी हलचल, चर्चा में बनी रही प्रदेश की छोटी पार्टियां। मरुधरा का सियासी बवाल 2020। राजस्थान की राजनीति को 2020 के सियासी आईने में देखने पर तीसरे मोर्चे की एक रणनीतिक तस्वीर दिखती है, जिस तस्वीर ने सियासी सुर्खियां भी बटोरी और बड़ी पार्टियों के लिए सिरदर्द बनी रही। तीसरे मोर्चे में शामिल दलों ने कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी को मजबूती दी, तो अपनी सियासी महत्वाकांक्षा के तहत बड़ी पार्टियों को आंखें भी दिखाई। छोटे दलों से जुड़ी प्रदेश की बड़ी सियासी घटनाओं की बात करें तो सबसे बड़ी घटना है कृषि कानूनों के विरोध में आरएलपी का एनडीए छोड़ना। हनुमान बेनीवाल लगातार पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर हमलावर रहे। आरएलपी ने बीजेपी से अलग होकर पंचायत और निकाय का चुनाव लड़ा। प्रदेश की दूसरी छोटी पार्टी बीटीपी भी इस साल चर्चा में रही। बीटीपी का कांग्रेस के साथ अलगाव भी चर्चा का विषय बना। सियासी संकट में बीटीपी गहलोत सरकार के साथ रही, लेकिन डूंगरपुर जिला प्रमुख की लड़ाई में कांग्रेस से मात खाई बीटीपी ने हाथ का साथ छोड़ दिया। वहीं सीपीएम अपने विधायक बलवान पुनिया को लेकर सुर्खियों में रही। सियासी संकट के समय बलवान पुनिया गहलोत सरकार के साथ रहे, जिसके बाद सीपीएम ने बलवान पुनिया को 1 साल के लिए निष्कासित कर दिया। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में बीएसपी और कांग्रेस के बीच विधायकों को लेकर सियासी खींचतान बनी रही। प्रदेश में जारी सियासी घमासान के दौरान बीएसपी विधायकों की वोटिंग रुकवाने के लिए हाईकोर्ट तक गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। बीएसपी से बागी हुए विधायकों ने पार्टी के फरमान को नकारा। सभी विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में मतदान किया। कुल मिलाकर मरुधरा की सियासत में राजनीतिक बवाल साल भर जारी रहा। वहीं आम आदमी पार्टी इस दौरान कुछ खास नहीं कर पाई। पार्टी प्रदेश में जमीनी पैठ बनाने की कोशिश में लगी रही, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। वहीं बाकी पार्टियों ने अपनी रणनीति और सियासी चाल से सुर्खियां बटोरती रही। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।